Good morning once again, children. Today we are going to start with a new chapter of accounts, financial statements of a company. आप लोगों को पहले से मैंने पढ़ाया हुआ है कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, इवन हम लोगों ने कैश फ्लो रेशियोज सारे चैप्टर्स कर लिए हैं. सो नाउ इट वुड बी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ठीक है, अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला है चैप्टर, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है. तो इसको समझना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होने वाला है. सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट इज़ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, इसके बारे में आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, सुना है, आप जानते हैं थोड़ा इसके बारे में. बट मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ आउट कर देती हूँ व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देखिए, जब हम एक अकाउंटेंट है तो जब वो जनरल एंट्री कर लेता है, जब वो लेजर्स प्रिपेयर कर लेता है, अपने लेजर्स को मैच करने के लिए वो ट्रायल बैलेंस को बना लेता है, तो उसका नेक्स्ट फाइनल मोटिव होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए उसको कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कुछ सेट ऑफ कंसेप्ट्स को या रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस को ध्यान में रख करके जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों प्रिपेयर की जाती हैं, इनका क्या मोटिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है इनका, तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, होती क्या है. यहाँ पर एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की जो भी चीज़ें उसने जिस भी पर्पस के लिए अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है, तो वो एट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद में वो ये जानना चाहता है कि उस बिज़नेस से उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर उसके बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके बिज़नेस की कंडीशन कैसी जा रही है. तो इन सब को ध्यान में रखने के लिए या इन सब चीज़ों को जानने के लिए बिजनेस मैन मस्ट प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इनको हम अपने पास्ट जो डेटा से की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं. पास्ट डेटा की हेल्प से मतलब आपने ऐसे मान लीजिए आपका स्टॉक है, तो वो आपका पिछले बार का जो स्टॉक है, या आपने जो भी रेंट दिया है, तो मतलब कि जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो फ्यूचर को ध्यान में रख करके नहीं करी जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. वो या तो पास्ट या फिर प्रेजेंट चीज़ों को ध्यान में रख करके हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके दो टाइप के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक दूसरा आपका बैलेंस शीट. आपने दोनों के फॉर्मेट पढ़े हुए हैं और आने वाली क्लासेस में हम वापस से उसके फॉर्मेट्स को रिवाइज भी करेंगे. सबसे पहले इसकी एक बार मीनिंग को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. ठीक है, सब अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप है. यहाँ पर पहुँचने के बाद में एक बिजनेसमैन को ये पता चल जाता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, या फिर उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है. सो फॉर दैट द बिजनेसमैन प्रिपेयर्स द बैलेंस शीट. ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिकल इन नेचर, ये भी मैंने आपको बताया. फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है वो हिस्टोरिकल होती है नेचर में, एंड आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके हमने इसको प्रिपेयर करना होता है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसमें आपका मनी मेजरमेंट था, कंसिस्टेंसी था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एंड बहुत सारे हमारे कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स उसके अंदर थे. इफ़ यू वांट टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम द 11th DK Goel book. द लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर. लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. तो सबसे पहली बात, तो जो भी हम डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रिपेयर करेंगे, वो हमारा एक्यूरल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम को ध्यान में रख करके प्रिपेयर किया जाना चाहिए. अब एक्यूरल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है. एक्यूरल बेसिस भी आपने एक चैप्टर पढ़ा था, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, उसके अंदर आपने पढ़ा था कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस, अगर आपको याद हो. ठीक है, तो कैश बेसिस के अंदर क्या होता था, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते थे हम सिर्फ उनको रिकॉर्ड करते थे. जबकि एक्यूरल बेसिस के अंदर भले ही हमने उसका कैश रिसीव किया है नहीं किया है, या हमने उस एक्सपेंस का एक्चुअली में पेमेंट कैश में किया है कि नहीं किया है, बट अगर वो पेमेंट अर्न हुई है या वो एक्सपेंस इनकर हुए हैं, तो दैट एक्सपेंसेस एंड दैट इनकम्स मस्ट बी रिकॉर्डेड अंडर दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ठीक है, हम उसको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे. तो यही मतलब होता है हमारे एक्यूरल बेसिस का. और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि हर एक एस्पेक्ट, मतलब डबल एंट्री सिस्टम का ही हम कहें प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, एक ही बात है, हर एक ट्रांजैक्शन
के कोई दो इफेक्ट होते हैं। इफ वन ट्रांजैक्शन इज क्रेडिटेड द अदर हेड मस्ट बी क्रेडिटेड। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल समझें तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है बहुत बार। जैसे मान लीजिए आप एक पेन परचेज करने गए हैं, तो अगर वो पेन आप परचेज करेंगे तो उस पेन के बदले में आपको क्या पे करना पड़ेगा, क्या चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कैश का। ठीक है, तो दैट इज़ द डबल एंट्री प्रिंसिपल, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके ही हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को। द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी एनेक्स्ड विद द बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हमें बैलेंस शीट के साथ में लिंक करना है। अगर हम ध्यान में देखें तो बैलेंस शीट के अंदर हम अपने प्रॉफिट फॉर द ईयर को ऐड करते हैं कैपिटल के साथ में, और फिर अगर हमारा लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम उसको कैपिटल के साथ में रिड्यूस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। अब जॉन एन मेयर ने कहा है, इसको डिफाइन किया है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन अ सर्टेन डेट, एंड इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स एंड ऑपरेशंस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल नजर आएंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड डेट के लिए, और आपकी जो इनकम स्टेटमेंट होगी उसके अंदर आपको जो भी आपने काम किया है उस बिजनेस से रिलेटेड, दैट ऑल द ऑपरेशंस मस्ट बी रिकॉर्डेड अंडर द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आपका ट्रेडिंग सेक्शन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही बनते हैं। तो अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट आप जानते हैं, बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिडक्ट जो है शो करती है, और इसमें हम क्या दिखाते हैं, हम इसमें अपने एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल्स को शो करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, बिजनेस के अंदर जितने भी टाइप के काम हो रहे हैं, ऑपरेशंस का मतलब जितने भी टाइप के काम हो रहे हैं, आइदर वो डायरेक्ट नेचर के हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड हैं, या फिर वो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, दे बोथ मस्ट बी रिकॉर्डेड अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड वी जनरेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर, या फिर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस हम जनरेट करते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। AS3 के अंदर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया है, जिसकी हमें बताती है कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश क्या होते हैं, कितने हमारे बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना बिजनेस के जो है अंदर हमारे कैश का आउटफ्लो हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि हमारे इक्विटी में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, इक्विटी मतलब जो भी हमारे ओनर की कैपिटल होगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो भी हमारे ओनर की कैपिटल है उसके अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, इसका एक प्रॉपर हेड बनता है इक्विटी नाम का, जिसके अंदर आप शेयर होल्डर फंड को दिखाते हैं, आपको पता भी होगा। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में हम अपनी सारी की सारी जो है, जैसे कोई भी एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो हम दिखाते हैं अपने अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, जैसे लाइक आपका कोई भी हेड है, नॉन करंट एसेट, एक प्रॉपर आपने हेड बनाया, तो उस नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड अंडर दी नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब एक एक्सप्लेनेटरी नोट टाइप का ये होता है, जिसमें आप सारी बातों को दिखाते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इट रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक पास्ट पीरियड एंड दस आर हिस्टोरिकल इन नेचर। पास्ट पीरियड को डिनोट करता है, इसलिए इसको हम हिस्टोरिकल इन नेचर कहते हैं, ऊपर हम पढ़ के भी आए इसके बारे में। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही हमको लिखना है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर हमने स्टार्टिंग से अकाउंट्स में यही पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ हम अकाउंटिंग के अंदर उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी, दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करेंगे, और जो भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम अपनी बैलेंस शीट के थ्रू शो करेंगे। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। अब व्हाट आर दी रिकॉर्डेड फैक्ट्स, क्या मतलब हुआ इसका? रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब है कि बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं
उनकी वैल्यूज़ को अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना। जैसे मान लीजिए कि आपके बिजनेस में कोई जो है आपका एक अकाउंट है जिसमें आपने बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट किया, तो एक आप हेड बना देंगे कैश एट बैंक के नाम से। या फिर आपने जो है किसी सप्लायर से सामान उधार पे लिया, तो आप एक हेड बना देंगे क्रेडिटर्स के नाम से। या एक कस्टमर है इसने आपसे सामान उधार पे लिया, क्रेडिट पे लिया, तो आप एक हेड बना देंगे डेटर्स नाम से। तो ये सारे एक हेड्स होते हैं जिनमें हम उनकी रेलिवेंट वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट। क्या समझ में आया इसमें कि कुछ भी हमारे पास में जो भी कुछ डेटा होगा उसको हम एक एक हेड्स में क्लासीफाई करेंगे एंड दैट क्लासिफाइड हेड्स मस्ट कंटेन आ रेलिवेंट वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके जो डेटर्स हैं उन्होंने आपसे जो है 30,000 का जो है कोई भी गुड है जो कि आपसे क्रेडिट पे परचेज़ किया है, सो आप एक हेड बनाएंगे डेटर्स नाम से और उसमें उसकी रेलिवेंट वैल्यू जो कि है 30,000 उसको आप उसको इंटरप्रेट कर देंगे एंड दैट रेलिवेंट फिगर एंड दी हेड मस्ट बी रिकॉर्डेड अंडर दी अकाउंटिंग बुक्स। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट बात आपको यहाँ पे बताई गई है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द कन्वेंशंस। जैसे कि आपका हमने पढ़ा था कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिव्स, फुल डिस्क्लोजर, तो यही सारे कन्वेंशंस होते थे। तो कहने का यहाँ क्या मतलब हो रहा है कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर करेंगे तो उनको हमें अपने कन्वेंशंस को ध्यान में रख करके प्रिपेयर करना है। ठीक है, ताकि जो भी वैल्यू या जो भी रिकॉर्ड्स कंटेन हो दैट रिकॉर्ड्स मस्ट बी सिंपल एंड रियलिस्टिक। ठीक है, वो रिकॉर्ड आपका सिंपल होना चाहिए और वो रिकॉर्ड आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। सो while preparing the financial statements we must follow the accounting conventions। पोस्टुलेट्स और कॉन्सेप्ट्स, पोस्टुलेट्स और कॉन्सेप्ट्स भी हमने पढ़ रखे हैं। इसमें क्या आते हैं, जैसे आपके लाइक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, आपका जो है गोइंग कंसर्न हो गया, या फिर आपका रियलाइजेशन हो गया, एक्यूरल हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये सारे भी हमारे जो है पोस्टुलेट्स या फिर कॉन्सेप्ट कहलाते हैं, जो कि आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू बनाए गए हैं या जिनको हमने किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए या किसी एज अ गाइडलाइन फॉलो करवाने के लिए बनाया है। तो इनको भी हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो इनको भी फॉलो रखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि हमें जो है उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब है कि जो भी हम काम करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए जो भी हम मेथड अडॉप्ट करें उसमें हमारा कुछ पर्सनल जजमेंट होना चाहिए, खुद हमारा कुछ डिसीजन होना चाहिए। जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है डेप्रिशिएशन, तो हम ये खुद डिसाइड करेंगे कि हमको अपने एसेट पे कौन से टाइप का मेथड डेप्रिशिएशन का चार्ज करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज करना है, लगाना है, या फिर हमको रिड्यूसिंग मेथड लगाना है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पर्सनल जजमेंट्स होते हैं, कुछ हमारी खुद की चॉइसेस होती हैं, हमारे खुद के कुछ ओपिनियंस होते हैं जिनको ध्यान में रख करके हमको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क दे रही हूँ। जो भी नेचर में हमने पॉइंट्स पढ़े हैं आपको इन पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आप वापस से वीडियो देखिए, अपने आप से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। प्लीज़ गूगल की हेल्प मत लीजिएगा या अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प मत लीजिएगा। ठीक है, कोशिश करिए कि आप इन पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में अपने तरह से एक्सप्लेन कर पाएँ। दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास चिल्ड्रन। थैंक यू।